नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए, छत बनाने वाले। लेखिका है मन्नू भंडारी। दरवाजे की बाईं ओर की दीवार पर लगी नेम प्लेट को 2 बार अच्छी तरह से पढ़ने के बाद बड़े झिझकते से हाथों से शरद ने कुंडी खटखटाई। कौन? एक दहाड़ता सा स्वर दरवाजे से टकराकर बिखर गया। शरद की समझ में नहीं आया वह क्या करे। एक बार तो मनुआ की चुपचाप चल दे और होटल में टिक जाए, परीक्षा जा चुका था। तभी भीतर से खड़ाऊ की खटपट खटपट करीब आने लगी आवाज और उसके बाद भड़ाक से दरवाजा खुला। धोती को तहमत की तरह लपेटे, बनियान पहने, ललाट पर लंबा सा तिलक लगाए जो व्यक्ति सामने दिखाई दिया वही ठाकुर ताऊजी है। यह समझते शरद को देर नहीं लगी। उनके चेहरे पर वैसा प्रश्नवाचक भाव और अधिक गहरा होता। उसके पहले ही शरद ने बड़ी ही नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते ताऊजी। क्षणांक के लिए घनी बाहों के बीच आंखों के कटोरे कुछ और सिकुड़े, ललाट की 3 सलवटें कुछ और अधिक उभर आई। सामने रखे सामान की ओर उड़ती सी नजर डालकर उन्होंने फिर शरद के चेहरे की ओर देखा और अनुमान लगाते हुए स्वर में बोले, कौन कौन? तुम पन्ना हो क्या? बहुत दिनों बाद अपने बचपन का नाम सुनकर शरद को हंसी आ गई। मुस्कुराता सा बोला, जी हाँ। और इसके साथ ही सामने वाले व्यक्ति का तिलक फैल गया। चेहरे के सारे तनाव ढीले पड़ गए और शरद ने अपनी पीठ पर एक स्नेहिल स्पर्श महसूस किया। कमाल है भाई, कोई खबर नहीं, सूचना नहीं, मैं तांगा भेज देता लेने के लिए। आओ आओ आओ। शरद ने अपना सूटकेस और बैग उठाते हुए कहा, मैंने सोचा घर तो ढूंढी लूंगा, सवेरे सवेरे बेकारी तकलीफ होगी। वाजी, इसमें तकलीफ की क्या बात है भला? फिर शरद को सामान उठाए देखकर कुछ परेशान से बोले, अरे अरे, सामान यहीं रख दो, अभी तुम्हारा कमरा ठीक हो जाएगा तो वहीं पहुंच जाएगा। और फिर जरा व्यस्त भाव से भीतर की ओर झाँक कर बोले, अजी सुनती हो मोटू की माँ, देखो तो कौन आया है। मोटू की माँ ने सुना या नहीं, इसकी तनिक भी चिंता किए बिना शरद की पीठ पर हाथ रखकर वे उसे भीतर ले गए। शरद को पिताजी की बात याद आई। आदर्श परिवार किसी को देखना हो तो ठाकुर साहब का देखो। क्या डिसिप्लिन है, क्या बच्चे हैं। और शरद ने एक उड़ती सी नजर कमरे पर डाली। बैठो। और ताऊ जी खिड़कियां खोलने लगे। रामेश्वर मजे में है? तुम्हारी अम्मा, बाल बच्चे? शरद जी जी करता रहा। यह शायद घर की बैठक है, शरद ने अनुमान लगाया। 2 तख्त जोड़कर मोटा सा गद्दा बिछा रखा था जिस पर हल्की सी मैली हुई चादर बिछी थी। 3 तरफ गोल तकिए पड़े थे। दीवारों पर सुनहरी फ्रेम से मड़ी कुछ तस्वीरें लगी थी, गोपियों के साथ होली खेलते हुए कृष्ण, शिव, पार्वती जी। एक कैलेंडर लटका था जिस पर कल की तारीख लगी हुई थी। दीवारों पर 2 तरफ सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बने थे। सामने की दीवार के बीचों बीच दीवार घड़ी टंगी हुई थी। तख्त से कुछ हटकर दोनों ओर की दीवारों के सामने 2-2 टीन की कुर्सियां रखी हुई थी जिन पर रंग बिरंगी फूल कड़ी सफेद गद्दियां बिछी थी। तुम्हें बड़ी खुशी हुई, पर आने से पहले तुम्हें खबर करनी चाहिए थी। शरद को कुर्सी पर बिठाकर स्वयं तख्त पर बैठते हुए उन्होंने कहा, वैसे कोई 1 महीना पहले रामेश्वर ने लिखा था कि पन्ना 1 सप्ताह के लिए यहाँ आकर रहना चाहता है। सो यदि घर में दिक्कत हो तो किसी होटल वोटल में इंतजाम करवा दीजिए। जी, वो शरद कुछ कहने ही जा रहा था कि बीच में ही वे दहाड़ उठे। जी क्या? घर होते हुए तुम होटल में ठहरोगे? होटल में भी कोई भले आदमियों के ठहरने की जगह होती है। रामेश्वर बड़ा शहरी हो गया है, अपनापन अब उसमें रहा ही नहीं। वरना जब यहाँ तो घर है, सबके बीच रहने में क्या फर्क पड़ जाता? अरे एक पहले जब यहाँ रहता था तो घरों के बीच एक दीवार जरूर थी, पर हम लोगों के मन तो एक थे। तुम्हें तो क्या याद होगी उन दिनों की, मुश्किल से 9 बरस के तो रहे होंगे। और जैसे उनकी आंखों के आगे वे ही दिन उभर आए। छोटू, मोटू, पन्ना, मोती दशरथ के 4 बेटों की तरह रहते थे। उनके चेहरे पर ममतामय उल्लास चमकने लगा। शरद मोटू छोटू के बारे में पूछने ही जा रहा था कि तभी ठोड़ी तक घूंघट निकाले एक महिला दरवाजे पर आकर ठिठक गई, इस दुविधा में कि भीतर घुसे या नहीं। आओ आओ, देखो पहचानो तो इन्हें। शरद ने हाथ जोड़कर उठते हुए बड़ी नम्रता से कहा, नमस्ते ताई जी। इस
संबोधन से वे शायद पहचान नहीं पाई, सो ज्यों की त्यों खड़ी रही। अरे पन्ना है, अपना पन्ना, पहचान नहीं सकी ना? अपने रामेश्वरन का बड़ा बेटा। और ताऊ जी हो करके हंस गए। ओ पन्ना, खबर ना दी भैया, कोई लिवाने ला चला जाता। और भीतर आकर ताई जी ने शरद की पीठ पर हाथ फेरा। ताऊ जी के मुकाबले में ताई जी की आवाज बड़ी धीमी और मुलायम लगी। नहीं कोई जाता तो तकलीफ ना होती, ये शहरी लोग हैं आराम तलब, इन्हें हर बात में तकलीफ दिखाई देती है। स्नेही ने व्यंग के पैने किनारों को इतना मुलायम बना दिया कि बात मन में कहीं चुभी नहीं। रामेश्वर लला अच्छे हैं, अम्मा मोती हीरा। अरे अब तो आप घूंघट खोल दीजिए ना ताई जी, शरद को इस घूंघट से बड़ी उलझन हो रही थी। अरे भाई घूंघट ना खुलेगा, मेरा छोटा सा शहर है, यहाँ बड़े शहरी जैसी बेशर्मी तो ना चलती है, फिर हमारे घर की तो। पर मैं तो मोटू छोटू की तरह हूँ ना ताऊ जी। नहीं नहीं, वे नकारात्मक भाव से सिर हिलाते हुए बोले। अपना जाया बेटा भी जब जवान हो जाता है तो नहीं नहीं, ऐसा मुझे पसंद ही नहीं। शरद को बड़ा अजीब सा लगा। फिर एकाएक प्रसंग बदलकर वे ताई जी से बोले, अब तुम कुछ दूध लस्सी का सिलसिला तो बिठाओ। और हाँ सुनो, छोटी बड़ी बहू को कहो कि पन्ना के लिए ऊपर का कमरा तैयार कर दे। शरद ने आवाज की बुलंदी और रौब को भीतर तक महसूस किया और उसे लगा कि ताऊ जी केवल हुक्म ही दे सकते हैं, कभी इन्हें किसी के सामने याचना करनी पड़े तो उस समय कैसा होगा इनका स्वर। ताई जी लौट गई। मोटू छोटू कहाँ है? शरद को खुद आश्चर्य हुआ कि जिस बात को वह सबसे पहले पूछना चाहता था उसे इतनी देर तक कैसे टालता रहा। इस घर में आने का सबसे बड़ा आकर्षण तो उसके हमउम्र मोटू छोटू ही थे। बचपन की स्मृतियों को सजीव करने में उसे सबसे ज्यादा मदद तो उन्हीं से मिलेगी। अरे वे दोनों मंदिर गए हैं। मंदिर? हाँ यहीं पास में है। शरद के स्वर में लिपटा आश्चर्य का भाव भी शायद पकड़ नहीं पाए। उसी सहज भाव से बोले, शाम को आरती के समय चाहो तो तुम भी चले जाना, बस आते ही होंगे। इतने में तुम भी नहा धोकर निपट लो। शरद का मन हो रहा था किसी तरह एक प्याला चाय मिल जाए, वो भी बिना हिले डुले। पर दूध लस्सी की बात सुनने के बाद तो उससे कुछ कहा भी नहीं गया। वह उठा तो बरामदे में रखे अपने बैग में से तौलिया ब्रुश आदि निकाला और सूटकेस में से एक जोड़ी कपड़े। सुनो, वह नल है, वहां दातुन कर लेना और उधर ही पकाना और गुसल खाना है, इशारे से बताकर ताऊ जी फिर बैठक में चले गए। शरद कंधे पर तौलिया लटकाए, मुंह में पेस्ट लगा, ब्रुश दबाए 2 मिनट में यूं ही निर्दय सा देखता रहा। आंगन के बीचों बीच पक्का चबूतरा बना हुआ था, जिसके ऊपर बने सीमेंट के गमले में तुलसी के खूब फूल फल रहे थे। गमले के चौड़े से किनारे पर एक बुझा हुआ दीपक रखा था। आंगन के चारों ओर करीब 5-6 फुट चौड़ा बरामदा सा बना हुआ था और फिर कमरे। तभी पायल की झनक से उसका ध्यान टूटा। गुलाबी पीली साड़ियों में लिपटी, अपने को भरसक समेटती, लंबा घूंघट काढ़े 2 महिलाएं हाथ में झाड़ू, दरी, सुराही आदि लिए बैठक ठीक सामने बने जीने में घुस गई। जरूर ये छोटू मोटू की बहुएं होंगी, शरद ने अनुमान लगाया। और एकाएक उसके सामने कुंतल का चेहरा घूम गया, बिना बाहू का ब्लाउज पहने और ऊंचा जोड़ा बांधे। जाने कि उसे भीतर से ही भीतर हंसी आ गई। वह गुसल खाने में नहा रहा था कि उसे बाहर आंगन में 3-4 लोगों की पदचाप सुनाई दी और फिर ताऊ जी का स्वर, अरे मोटू छोटू, पन्ना आए हैं लखनऊ से, अभी ना रहे हैं। स्वर में उल्लास छलका पड़ रहा था। अरे हमारा बेटा चरणामृत लाया है, लाओ यहाँ लाओ, इतना बड़ा हो, ताऊ जी शायद किसी बच्चे से कह रहे थे। एकाएक शरद के मन में मोटू छोटू को देखने का कौतूहल जाग उठा। उसने जल्दी जल्दी बदन पहुंचकर कपड़े पहने और निकला। अरे पन्ना भैया, और लपक कर दोनों ने शरद के पैर छुए। खास खड़े ताऊ जी मुग्ध भाव से यह भरत मिलाप का दृश्य देखते रहे, पर शरद बेहद संकुचित हो उठा। उसे ध्यान आया, उसने तो ताऊ जी और ताई जी तक के पैर नहीं छुए। ये लल्ला है मोटू के बेटे और ये मुन्ना है छोटू के बेटे। पैर छुओ तो बेटा ताऊ जी के। और ताऊ जी ने हल्के से बच्चों को शरद की ओर धकेल सा दिया। कुछ भी शरद को समझ ना आया। मोटू छोटू डिल डॉल में शायद उससे 21 ही थे। चौड़े ललाट पर चंदन का टीका, दोनों के हाथ की कलाइयों में कलावा बंधा हुआ था। छोटू के गले में काली डोरी से बंधा तावीज जैसा कुछ लटक रहा था। शरद उन्हें कुछ इस भाव से देखता रहा, मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। आपने अपने आने की खबर ना दी भैया, वरना हम तांगा लेकर स्टेशन आ जाते। तीसरी बार भी यही बात सुनकर शरद को लगने लगा जैसे खबर ना देकर सचमुच ही उसने कोई अपराध कर दिया हो। दूध और लस्सी के गिलास क्रोशिया से बने जालीदार मेज पोस्ट से
ढकी एक छोटी सी टेबल के चारों ओर रखे थे और बीच में एक प्लेट नुमा थाली में मठरी और बेसन के लड्डू। तुम दूध लोगे या लस्सी? हमारे यहाँ इस मामले में छोटे से लेकर बड़े तक सब मन के मालिक है। किसी को दूध चाहिए तो किसी को दूध की लस्सी, कोई दही की लस्सी के सिवाय कुछ छूता ही नहीं। सबकी फरमाइश पूरी करती है तुम्हारी ताई जी। अपने घर की सारी व्यवस्था को लेकर ताऊ जी कुछ अतिरिक्त उत्साह में आए हुए थे। मन के मालिक होने का सहारा पाकर शरद ने झिझकते से स्वर में कहा, यदि दिक्कत ना हो तो मैं चाय लेना। अरे इतनी गर्मी में कोई चाय पीवे है? ताऊ जी ने बीच में ही बात काटी। दिक्कत की तो कोई बात नहीं, पर यह भी कोई चाय का मौसम है भला? चाय का मौसम? अरे चाय गर्मी में झुलसा देगी भैया, छोटू बोला। ताऊ जी ने छोटू की बात का समर्थन करते हुए कहा, पीना है तो दूध पियो, शरबत पियो, ये चाय भी भला कोई पीने की चीज होती है? शरद के भीतर कुछ उमड़ा जिसे उसने भीतर ही भीतर दबा दिया। क्यों भैया, आप यहाँ किसी ऑफिस के काम से आए हैं? ऑफिस? नहीं भैया, मेरा तो कोई ऑफिस नहीं है। ताई जी ने दूध का गिलास शरद के हाथ में पकड़ा दिया था। उसकी ओर घूमते हुए उसने कहा, उसे लगा कि अब यही प्रसंग आने वाला है जिससे वह ऐसे कामकाजी लोगों के बीच से बचना चाहता, पर अपने मन को वह समझाने लगा और शायद कहने ही वाला था कि ताई जी ने कहा, क्यों भैया, ऑफिस ने क्या अपना कोई धंधा है? शरद समझ ही नहीं पाया कि वह क्या कहे। गोद में बैठे अपने 2-3 साल के पोते को मुंह में मठरी का चूरा देते हुए ताऊ जी ने पूछा, वैसे तुम आजकल कर क्या रहे हो? दूध का घूंट जैसे तैसे गटक कर आखिर उसने कह ही डाला, जी बस मैं कुछ लिखने विखने का शौक रखता हूँ। सो तो तुम्हारा शौक हुआ भैया, मैं शौक की बात नहीं कर रहा, काम की बात पूछ रहा हूँ। दोनों हथेलियों को आपस में फटफट करके रगड़ते हुए उन्होंने मठरी का चिपका हुआ चूरा साफ किया। जाने क्यों शरद को लगा उसके कुछ कहने के साथ ही ये हथेलियां इसी तरह उसकी पीठ पर टपकने लगेगी। कुछ भिनभिनाते स्वर में बोला, अजी नहीं, बस यही मेरा काम है, पर आमदनी का तो कोई जरिया तो होगा या नहीं? ताऊ जी के चेहरे पर असंतोष का भाव बढ़ता ही जा रहा था। इतनी देर तक शरद अपने लेखक को भीतर ही भीतर दबाए स्वयं बोल रहा था। अब जैसे एकाएक उसका लेखक उभर आया। सारा संकोच और दुविधा एक किनारे रखकर वह कुछ ढिठाई के से स्वर में बोला, बहुत पैसा कमाने की या जोड़ने की तो अपनी इच्छा है नहीं, गुजारे लायक इसी से हो जाता है। और उसने पैर थोड़े सामने को फैलाकर पीठ कुर्सी पर टिका दी और मानो पूरी तरह मोर्चे में जम गया हो, और बोला, लो बोलो, अब क्या कर लोगे मेरा? पर शायद ताऊ जी पर शरद के इस लहजे का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तैश में बोले, नो 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 नो, यह भी कोई बात हुई बोला? रामेश्वर ने हाड़ पेल पेल कर तुम्हें एमए करवाया, अब उनके बुढ़ापे में तुम अपना शौक लेकर बैठ जाओ? फिर स्वर को जरा मुलायम बनाकर बोले, देखो बेटा, बुरा तो मत मानना, पर सोचने का यह तरीका ही गलत है। हाँ भैया, देखिए ना, आदमी होकर बस पेट भरने का जुगाड़ कर लिया, यह तो कोई बात ना हुई। और समर्थन पाने के लिए मोटू ने ताऊ जी की ओर देखा। समर्थन में छोटू का सिर धीरे धीरे हिल रहा था। खीन स्वर में ताऊ जी ने कहा, कुछ समझ में नहीं आता, लगता है रामेश्वर ने जैसे अपने घर का सारा सिलसिला ही बिगाड़ लिया। अब यहाँ होते तो कोई और समय होता तो पता नहीं शरद क्या कर बैठता। कम से कम अपना सामान लेकर चल तो पड़ता ही, पर इस समय वह केवल मंद मंद मुस्कुराता रहा। मुग्ध भाव से सुनने और दाद देने का पाठ अदा करते हुए छोटू मोटू और वक्ता ताऊ जी। उसके मन में एक विस्मयपूर्ण कौतुक के अतिरिक्त कोई और भाव नहीं आ रहा था। तभी घड़ी ने टन टन करके 8 बजाए। घंटों की आवाज से ही ताऊ जी को कुछ याद करते से पहले, ओ हो, मैं तो भूल ही गया, चौधरी साहब के यहाँ आज 8:30 बजे लगन चढ़ने वाला है। मोटू, तुम जल्दी से तैयार होकर चले जाओ, 2 रुपया देते आना, और देखो लिखवा जरूर देना। मोटू चला गया तो ताऊ जी ने जरा सा तिरछे खड़े होकर तहमत खोली और कायदे से धोती पहन ली और बाहर की ओर मुंह करके बोले, ये बर्तन ले जाना यहाँ से। फिर छोटू की ओर देखकर बोले, लिखने लिखाने का शौक हमारे इन छोटू साहब को भी चर्राया था एक जमाने में, और ये जब पेट में थे तो तुम्हारी ताई जी तुम्हें बहुत खिलाया करती थी, तो लगता है तुम्हारी ही छाया पड़ गई होगी। और फिर अपनी ही बात पर हो करके हंस पड़े। अच्छा सो भैया, हमने तो शुरू में ही ठीक कर दिया। क्यों छोटू, याद है ना? छोटू कुछ ऐसा झेपा मानो सबके सामने उसकी
पोल खोल दी गई हो। धरती में नजर गड़ाए धीरे से बोला, अरे वह तो बचपन की बातें थी। हाँ, अब तो बचपन की ही बातें लगती हैं, पर उस समय। पिताजी ऊपर का कमरा ठीक कर दिया। एक 13-14 साल की लड़की साड़ी पहने गठरी बनी सी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। ताऊजी ने उसे बिना भीतर बुलाई का, पन्ना देखो ये बिट्टी है, तुम्हारी सबसे छोटी बहन, पिछले साल 8वां दर्जा पास कर किया था, अब घर का कामकाज सीख रही है, अगले साल तक या हो सका तो आती सर्दियों में ब्याह देंगे। बिट्टी के इस प्रसंग पर सुर्ख सी होती हुई भाग गई। छोटू पन्ना को कमरे में पहुंचा दो और देख लेना इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। फिर उससे बोले, देखो बेटा, यहाँ संकोच करने की जरूरत नहीं, और हाँ, यह तुम्हारा अपना ही घर है, और देखो हमारी किसी बात का बुरा मत मानना, क्या करे, तुम लोगों को पराया समझते नहीं है, सो जो कुछ मन में आता है कह दिया, अगर कुछ बुरा लगता है तो बता देना। नहीं नहीं, शरद ने उठते हुए कहा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने सुना, छोटू लौटकर तुम हिसाब कर लेना। आदेश देते हुए ताऊजी का स्वर मिलिट्री के अफसर जैसा लगता है। कमांड करता हुआ ऊपर पहुंचकर शरद ने देखा, बड़ी सी खुली छत है, जिसके एक कमरा बना हुआ है, और दूसरी ओर टीन के शेड के नीचे सीमेंट की बोरियां चिनकर रखी हुई है। सीमेंट का भी कोई कारोबार है क्या? शरद ने पूछा तो छोटू झेपता सा बोला, नहीं नहीं, ऊपर की मंजिल बनवानी है, इसी सप्ताह काम शुरू करवाना है। सीमेंट की तो ऐसी दिक्कत है कि बस बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके इकट्ठी की है। शरद उसे गौर से देख रहा था, कैसी गंभीरता और जिम्मेदारी से बात करता है। उसकी पीठ पर धप मारकर हंसते हुए बोला, यार छोटू, तुम तो अभी से अच्छे खासे बुजुर्ग बन गए हो। छोटू झेप गया, और यार कुछ अपने हालचाल सुनाओ, तुम तो लड़कियों की तरह झेप रहे हो। नहीं तो बस सब ठीक चल रहा है। फिर सीधे शरद की ओर देखकर बोला, शाम को दुकान की तरफ आइए ना। किसकी दुकान है? प्रोविजन और जनरल स्टोर है, यहाँ का तो सबसे बड़ा स्टोर है। शरद को लगा जैसे वह अपना स्टोर दिखाने के लिए बहुत उत्सुक है, शायद चाहता है कि शरद देख ले। अच्छा चलो, आप देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है यार, तुम बैठो ना थोड़ी देर, तुमसे तो बहुत सी बातें करनी है। लापरवाही से शरद बोला, जरा हिसाब ठीक करना, आप तो भी यहाँ है ही, खूब बातें करेंगे। छोटू उठ खड़ा हुआ। शरद लौटते हुए छोटू को कुछ इस भाव से देखता रहा, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपना कमरा देखा। एक खाट पर बिस्तर लगा था, जिस पर साफ कड़ी हुई चादर बिछी हुई थी। एक कोने में छोटी सी टेबल और टीन की कुर्सी। सच, इस तरह की कुर्सियों को तो मैं भूल ही चुका था। खिड़की पर सुराही रखी थी, पास में गिलास, नीचे दरी बिछी थी, दीवार के सहारे उसका सामान रखा हुआ था। ओह, उसे तो ख्याल ही नहीं रहा इसे कौन उठाकर लाया होगा। मोटू छोटू की बहू है। अपनी लापरवाही पर उसे शोभ हुआ। उठकर उसने दरवाजे पर चिक लगा दिया और कमरे में हल्का सा, जिससे के कारण अंधेरा हो गया। जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि अकेला है, तो बैग में से निकालकर उसने सिगरेट सुलगाई। चाय ना मिली तो इसी से ही काम चला लेगा, और इत्मीनान से धुआं छोड़ते हुए मन ही मन मुस्कुराया। अगर कभी कुंतल यहाँ आ जाए तो वह तो ताऊजी को देखकर सीधे ही बोलेगी, क्रैक है बुढ़ो। उसके होठ और फैल गए। आज रात को कुंतल को पत्र मिलेगा। शाम का निकला शरद घर लौटा तो रात के 9 बजे थे। सारे समय उन स्थानों पर घूमता रहा जहां उसने बचपन के दिन बिताए थे, और जिनकी उजली धुंधली अनेक स्मृतियां उसके मन में लिपटी थी। छोटे रास्ते में जाने पर बीच में पड़ने वाला वह नाला, उसके पास लगे इमली और जामुन के पेड़ आज भी ज्यों के त्यों थे। छोटू मोटू और वह जामुन तोड़ने के में इतने मग्न हो जाते कि स्कूल में देर हो जाती, और फिर मास्टर जी से तीनों को सजा मिलती। जब वे तिरछे होकर बोर्ड पर सवाल समझते होते, बेंच पर खड़ा खड़ा छोटू जीभ निकालकर उन्हें मुक्का दिखाता। उस समय कैसे भीतर से उड़ती हुई हंसी जो है उसके होठों पर आ गई। इम्तिहान में हमेशा तीनों एक दूसरे की नकल किया करते थे। पतंग उड़ाना, सोडे की बोतलों को पीस पीस कर मांझा सूतना, घंटों गिल्ली डंडे और गोलियां खेलना, छिपकर ताऊजी की बीड़ी पीना, मंदिर में से पैसे उठाकर ले जाना, हर प्रसंग की अनेक अनेक घटनाएं उसकी स्मृति में लिपटी थी। छोटू शुरू से ही ज्यादा शरारती था। दिन में 2-3 बार वह ताऊजी से जरूर पिटता था। पिताजी बचाने तो ताऊजी उन्हीं पर बरस पड़ते। छोड़ दे रामेश्वर, इस समय ढील दी तो आवारा हो जाएगा। बचपन की उन्हीं सब बातों को उन्हीं स्थानों के बीच एक बार फिर से सजीव करने के उद्देश्य से ही तो वह यहाँ आया था।
पर जाने क्यों सारे दिन उसे यही लगता रहा कि बचपन की स्मृतियों के नाम पर उसने जो कुछ भी अपने मन में अंकित कर रखा है उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। शायद वह सोचता बहुत है और सोचने की इस प्रक्रिया में बहुत सी काल्पनिक चीजें भी जोड़ता चलता है, पर जब वे सारे के सारे स्थान और चिन्ह हल्के से परिवर्तन के साथ ज्यों के त्यों मिल गए तो उसे बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ। यहाँ तक कि हरकू मोदी की वह दुकान भी मिली जहाँ से वे तीनों उधार लेकर चने मूंगफलियां खाया करते थे। जब यह बात घर पहुंचती थी तो पिटते थे। बूढ़ा हरकू एक आंख पर हरे फ्लैनल की थिगली सी लटकाए उससे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने आज भी चने खरीदे तो हरकू ने पैसे नहीं लिए। तुम्हारा बेटा कहाँ गया? भैया लल्लन ने तो शहर में नौकरी कर ली, मुझको भी बुलाता है, पर अपना तो जब तक शरीर चलता है अपनी दुकान भली। रात को वह लौटा तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। पहले दिन उसके खाने पीने और सोने की अनियमितता की को देखकर ताऊजी ने बड़ी आलोचना की। कहा 4 दिन को आए हो यह कहकर स्वीकार भी कर लिया था, पर बाहर जाने से पहले वे एक बार अवश्य ऊपर आते थे। क्यों बेटा, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? बात शुरू होकर काफी आगे तक चलती थी। उस समय ताऊजी सफेद ब्रीचिस और बंद गले का सफेद कोट पहने रहते जिसमें सोने के काम के बटन लगे होते थे। सिर पर कलफदार साफा। शरद के मन में ताऊजी का यही रूप अंकित था, केवल चेहरा कुछ अधिक चिकना और शरीर कुछ अधिक कसा हुआ। उनके हाथ में करीब 2 फुट लंबा गोल लकड़ी का डंडा रहता जिसके एक सिरे पर जीभ के आकार का कटा हुआ चमड़े का एक टुकड़ा लटकता रहता। वह डंडा हिला हिलाकर बात करते तो बहुत रोकने पर भी शरद का मन बात से ज्यादा चमड़े की लपलपाती हुई जीभ पर चला जाता। बात हमेशा उसके परिवार से शुरू होती, फिर अनायासी ताऊजी के अपने परिवार पर आ जाती। अरे तुम लोग तो लड़के हो, पर यह बताओ इस हीरा को क्यों कुंवारा बिठा रखा है? 26 की तो होगी और क्या, अपनी लक्ष्मी से 2 बरस बड़ी है, जानते हो? लक्ष्मी के 3 बच्चे हैं। और फिर वे शरद की ओर कुछ इस भाव से देखते मानो 3 बच्चे होना बहुत बड़ी उपलब्धि हो। शरद मुस्कुराता सा कहता, अब वह डॉक्टर हो गई है, बड़ी और समझदार है, उसका अपना एक व्यक्तित्व है। अब तो हो ही गई ना एक बड़ी, पर पेट से तो डॉक्टर होकर ना निकली थी। ताऊजी भभकते, फिर बड़े भीत और असंतोष से सिर हिलाते हुए कहते, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता भैया, रामेश्वर में ये सारे का सिलसिला ही बिगाड़ दिया। लड़कियों को कहीं कोई छूट दी जाती है, लगता है रामेश्वर ने बच्चों की तरफ से आंखें ही मूंद ली है, कच्ची उम्र में बच्चों का भविष्य हाथ से छोड़ दिया। यह भी कोई बात हुई भला? फिर एकाएक स्वर को गिराकर बोले, तुम विश्वास नहीं करोगे, छोटू ने इस घर में कम तुफेल नहीं मचाए थे। मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन के आ गई, अपने को लाट साहब ही समझने लगा था। आगे पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, घर में ना रहेंगे, दुकान पर ना बैठेंगे। फिर एकाएक वे कुछ आत्मीय बातें करने के मूड में आ गए। जरा सामने झुककर शरद को विश्वास में लेते से बोले, अरे वही प्रेम के चक्कर में पड़ गए थे। वो बवेला मचाया घर में कि बस कोई कायस्तों की छोकरी थी, आवारा सी। एक शरद की जिज्ञासा जागी, पर पता नहीं उन्होंने शरद के सामने यह सब कहना उचित नहीं समझा था कि वह प्रसंग दोहराना ही उन्हें अरुचिकर लगा। सो उन्होंने बात को वहीं तोड़कर उसका सारा निचोड़ सुना दिया। सो भैया, घर में तो ऊंच नीच लगी ही रहती है, जमाने की हवा है तो बच्चे उससे अछूते थोड़ी ना रहेंगे, पर घर का जमा जमाया एक सिलसिला हो तो सब ठीक हो जाता है। बच्चे जब भटकने लगे तो उस समय भी यदि उन्हें ठीक से गाइड न कर सके तो लानत है अपने माँ बाप होने पर। और ताऊजी एकाएक डंडा मेज पर जमाया और चमड़े की वह जीभ एक बार फिर हवा में लपलपा उठी। शरद को लगा कि प्रतिवाद करने के लिए यदि उसने चू भी की तो यह जीभ उसे निगल लेगी। पुराने एसोसिएशन ताजा होते ही शरद को जैसे लिखने का मूड आ गया। देखे हुए स्थानों का एक एक डिटेल वह अपनी डायरी में नोट करने लगा। सिनेमा के ट्रेलर की भांति नीचे से मोटू, छोटू और ताऊजी की बातों के प्रसंगहीन टुकड़े उसके कानों में पड़ते रहते। अम्मा, महादेव जी के मंदिर में एक बड़े चमत्कारी महात्मा आए हैं, उन्हीं से लेकर ताबीज बांधो, वैध हकीमी से यह गठिया नहीं जाएगी। मोटू भैया, हाथरस वालों को मैंने जवाब दे दिया कि बिना जायचा जुड़ाए तो हम संबंध नहीं कर सकेंगे। शंकरलाल के लड़के ने किसी बंगालिन से शादी कर ली, माँ बाप बेचारे झक मार रहे हैं। हरदई चाची के मरने पर बेटों ने कह दिया कि हम 13वीं नहीं करेंगे। सीमेंट के 20 थैलों का इंतजाम और हो गया है, अब काम शुरू करवा देना चाहिए। मजदूरी के दिमाग भी आजकल आसमान पर चढ़ रहे हैं। और जैसे ही ताऊजी आते सारे घर में उनका स्वर गूंजने लगता और बाकी स्वर जैसे उसी में डूबकर रह जाते।
अरे मैं कहता हूँ लल्ला मुन्ना को तो कुछ सिखाया करो, औंधे लेटे पढ़ रहे हैं या कोई ढंग है पढ़ने का? तुम लोगों को अपने हमने होशियार कर दिया, अब इन्हें तुम करो। दुनिया भर के आदेश, दुनिया भर की हिदायतें। आज बाहर नहीं गए? ऊपर चढ़ते हुए ताऊ जी ने पूछा। बस यूं ही कुछ लिखने बैठ गया था। पेन बंद करके कुर्सी से जरा सा उठते हुए शरद ने दरवाजे पर खड़े ताऊ जी का स्वागत किया। शाम को सब लोग से मिल आता हूँ, इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाता है। शरद चुप रहा और वे बाहर छत की ओर देखने लगे। धूप छत पर से कब की सिमट चुकी थी। इस समय हवा में थोड़ी ठंडक भी आ गई थी। हवा यहाँ खूब चलती है। फिर 1 मिनट ठहर कर पूछा, रामेश्वर मकान बनवा रहा है या नहीं? शरद को लगा अब के अपने मकान की बात करेंगे। अपने तो भाई सिर छिपाने और पैर टिकाने के लिए यह मकान बनवा लिया। होड़ दबाकर लेने के कारण शरद की हंसी मुस्कुराहट बनकर रह गई। कुछ भी हो, अपने मकान की होड़ नहीं। क्यों बोलते हो? समर्थन के अतिरिक्त शरद के पास कोई चारा भी नहीं था। भैया 2 कमरे छोटू के लिए, 2 मोटू के लिए, बिल्कुल अलग। अब ना किसी का लेना ना देना। साथ रहकर भी हमारे यहाँ सब स्वतंत्र हैं। मैंने नियम बना दिया कि रात 9 बजे के बाद कितना ही जरूरी काम हो, बेटे और बहुओं को उनके कमरों से नहीं बुलाया जाएगा। फिर काम भी मैंने कुछ इस तरह बांट रखा है कि झगड़े की कोई बात नहीं। फिर गर्दन जरा आगे ही की ओर झुकाकर पूछा, तुम्हें आए 3 दिन हो गए, कभी देखा तुमने बहुओं को लड़ते हुए? सुनी उनकी तू मैं? शरद को पहली बार ख्याल आया कि उसे तो आज तक यह भी नहीं मालूम पड़ा कि मोटू की बहू कौन सी और छोटू की कौन सी। उसकी कमरे की खिड़की से नीचे के आंगन का जो थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, वहीं से उसे कभी कभी रंगीन साड़ियों की झलक मिल जाती है। ना भी मिलती है तो दूसरे दिन आंख खुलते ही सामने तार पर फैली हुई साड़ियों से वह अनुमान लगा लेता है कि कल ये साड़ियां उनके शरीरों पर रही होंगी। सो भैया हमने तो शुरू से ही ऐसा सिलसिला बिठा दिया कि झगड़े टंटे की गुंजाइश ही नहीं। फिर सामने रखी सीमेंट की बोरियों की ओर देखकर बोले, भाग दौड़ करके सीमेंट इकट्ठी की कि अपने रहते रहते ऊपर की मंजिल भी बनवा ही दूं। कौन जाने आगे क्या हो। यूं भी अब छोटू मोटू के बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैंने तो इसी इरादे से ये छतें छोड़ दी थी। बच्चे जब तक छोटे रहे खेल कूद ले, बड़े होने लगे तो सिर पर छतें डलवा दो, कमरे बन गए। अपनी ही दूरदर्शिता पर वे बंद बंद मुस्कुराते रहे। फिर एकाएक उठते हुए बोले, कौन जाने इनके बड़े होने तक हम जिंदा भी रहेंगे। सिलसिला बिठा ही दूं। आंख खुलते ही शरद ने पहली बात सोची कि आज वह चल देगा। 2 बार जोर की अंगड़ाई लेकर वह छत पर निकला तो देखा सारी छत पर धूप फैली हुई है। सामने सीमेंट की बोरियों के चारों ओर ईंटों के ढेर लगा दिए गए हैं। जरा सा नीचे झांका तो देखा कि छोटू कमर में पाइचे फोसे, कमीज की बाहें मोड़े, हाथ में पानी की बाल्टी लिए खड़ा है और फैटा सा कसर बिट्टी सीख की झाड़ू से सटाक सटाक करती आंगन धो रही है। शरद को देखते ही बोला, उठ गए पन्ना भैया, आइए आज जल्दी निपट लीजिए, आपका नाश्ता रखा है। अरे बड़े जोरों से धुलाई हो रही है। शरद नीचे उतरा तो बिट्टी सिमट कर एक और खड़ी हो गई। दोनों बच्चे लोटे भर भर कर पानी डाल रहे थे। आज ना मकान का मुहूर्त है तो सत्यनारायण की कथा करवाइए। कल से ऊपर की मंजिल का काम शुरू हो जाएगा। आप बाहर निकले तो जल्दी आइएगा भैया। छोटू के स्वर में उत्साह जैसे छलका पड़ रहा था। आज तो यार हम जाने की सोच रहे हैं। नहीं भैया, आज नहीं जा सकते। पंडित जी की कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आप कल जाइएगा। दूसरे दिन शरद कमरे में अपना सामान ठीक कर रहा था। बाहर छत पर मजदूर गीली सीमेंट की तगारियां भर भर कर दूसरी ओर से ले जा रहे थे। धोती को तहमत बांधे ताऊजी खड़े खड़े कमांडर के लहजे में आदेश देते जा रहे थे और नन्ना मुन्ना ईंट के ढेर पर खड़ा होकर चहक चहक रहा था। देख लो भैया, हम कितने ऊंचे पहाड़ पर हैं